के प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आपको वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में बताएंगे। बच्चों, मनुष्य ने जब जन्म लिया इस पृथ्वी पर तो उसकी आवश्यकताएं बहुत कम हुआ करती थी और वो अपनी आवश्यकताओं के लिए स्वयं पर आत्मनिर्भर था। वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लिया करता था, लेकिन धीरे धीरे विकास के क्रम में मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई और वो अपनी आवश्यकताओं के लिए अन्य लोगों पर निर्भर रहने लगा। इसके लिए मनुष्य ने एक वस्तु विनिमय प्रणाली का आविष्कार किया, जिसके तहत वो अपनी जो वस्तुएं उसके पास अधिक मात्रा में हुआ करती थी उसके बदले में किसी अन्य से अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को बदल लेता था, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है कि अपेक्षाकृत कम आवश्यक वस्तु से अधिक आवश्यक वस्तु का आदान प्रदान ही वस्तु विनिमय कहलाता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि जिससे हम विनिमय कर रहे हैं, जिससे हम वस्तु की अदल बदल कर रहे हैं, उसको हमारी वस्तु की आवश्यकता हो और उसके पास जो वस्तु अधिक है उसकी आवश्यकता हमें हो। दोहरे संयोग का होना आवश्यक है। एक दूसरे की वस्तुओं की आवश्यकता का होना आवश्यक है, तभी वस्तु विनिमय संभव हो सकता है। तो ये तो था वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय की परिभाषा है बच्चों, थॉमस के अनुसार एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रत्यक्ष विनिमय को ही वस्तु विनिमय कहते हैं। और प्रोफेसर जेवेंस के अनुसार अपेक्षाकृत कम आवश्यक वस्तु से अधिक आवश्यक वस्तु का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। और प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा है, दो पक्षों के मध्य होने वाले धन के ऐच्छिक, वैधानिक तथा पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। बच्चों, मार्शल की परिभाषा अच्छी है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। मार्शल, जेवेंस, थॉमस तीनों ही परिभाषा अच्छी हैं, लेकिन मार्शल की परिभाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें कुछ शब्द हैं जो परिभाषा को अन्य परिभाषाओं से अलग करते हैं। इसमें है पहला ऐच्छिक, कि दोनों पक्षों की इच्छा होना आवश्यक है। वस्तु विनिमय के लिए दोनों पक्षों की इच्छा कि वो अपनी वस्तु के बदले वस्तु लेने के लिए तैयार हों। दूसरा है वैधानिक हो, यानी कि वो कानून सम्मत हो, और पारस्परिक हो, यानी कि एक दूसरे के लिए हो, आवश्यक हो। तो ये तीन चीज़ें हैं जो इनकी परिभाषा को अन्य परिभाषाओं से थोड़ा अलग करते हैं। और तो वस्तु विनिमय उसे कहते हैं जहाँ पर दो पक्षों के मध्य होने वाले धन के ऐच्छिक, वैधानिक और पारस्परिक हस्तांतरण को ही विनिमय कहते हैं। तो बच्चों, आपको वस्तु विनिमय का मतलब समझ में आ गया होगा। इसके लिए कौन सी आवश्यक दशाएं हैं आवश्यक दशाएं हैं जिनके बिना वस्तु विनिमय संभव नहीं है। तो वो है दो पक्षों की उपस्थिति। बच्चों, वस्तु विनिमय के लिए दो पक्षों या दो व्यक्तियों का होना बहुत आवश्यक है, बिना इसके वस्तु विनिमय संभव नहीं हो सकता। आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना, और कि दोनों ही लोगों के पास अपनी अपनी वस्तुओं की अपनी आवश्यकता से अधिक मात्रा होनी चाहिए, तभी वो एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम होंगे। ऐसी ही दशा में वस्तु विनिमय संभव हो सकता है। फिर यातायात के साधनों का अभाव, कि यातायात के साधनों का अभाव हो जिसके कारण कि लोग वहीं पर जहाँ पर रहते हैं वहीं पर अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उसी क्षेत्र पर निर्भर हों। दूसरा है मुद्रा का अभाव, कि मुद्रा का विकास नहीं होने के कारण लोग जो है उसको वस्तु का मूल्य वस्तु के रूप में चुकाते हैं। तो ऐसे में मुद्रा का विकास जब नहीं हुआ था तो वस्तु विनिमय प्रणाली
प्रचलित थी। फिर है सीमित आवश्यकताएं, और जो है लोगों की आवश्यकताएं सीमित कम होती हैं, तभी ये वस्तु विनिमय प्रणाली संभव हो पाती है। अधिक आवश्यकता होने पर वस्तु विनिमय प्रणाली सार्थक नहीं है। सीमित क्षेत्र और वस्तु विनिमय प्रणाली का जो दायरा है वो सीमित है। वो एक निश्चित क्षेत्र में ही हम वस्तु विनिमय कर सकते हैं। इसके जैसे कि आज हमारा बाज़ार है, हम कहीं से भी किसी भी वस्तु को ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, कहीं से मंगा सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, विस्तृत बाज़ार। और सीमित क्षेत्र का मतलब कि जिस एरिया में हम रहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली उसी एरिया में ही संभव है, उससे ज़्यादा उस बहुत दूर तक वस्तु विनिमय प्रणाली क्रियान्वित नहीं होती। फिर है वस्तु विनिमय प्रणाली के क्या लाभ हैं बच्चों। तो इसके लाभ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सरल हो जाता है। ये एक सरल, अगर हमें किसी देश से कोई वस्तु मंगानी है और अपनी वस्तु बेचनी है तो ऐसे में ये वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा व्यापार अन्य देशों से सरल हो जाता है। और ये एक सरल प्रणाली है कि हमने किसी को वस्तु दी और किसी ने हमें दी, व्यापार हुआ। फिर है इस प्रणाली में आर्थिक असमानताएं जन्म नहीं लेती, क्योंकि मुद्रा से जन्म लेने वाली जितनी भी तरह की बुराइयां हैं वो इस व्यवस्था में जन्म नहीं लेने पाती। जैसे कि गरीबी है, अमीरी है, महंगाई है, तो ये सारी चीज़ें, चोरी है, तो इस तरह की चीज़ें उसमें जन्म नहीं लेने पाती। इस प्रणाली में स्फीति तथा अपस्फीति के दोष उत्पन्न नहीं होते। मतलब बच्चों, स्फीति और अपस्फीति से मतलब है महंगाई का, स्फीति से मतलब महंगाई का अधिक होना, अपस्फीति से है महंगाई का कम होना। तो इस प्रणाली में स्फीति तथा स्फीति के दोष उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि ये दोनों स्फीति और अपस्फीति के दोष मुद्रा द्वारा जनित होते हैं। इस प्रणाली में अधिक पक्षों के परस्पर सहयोग में वृद्धि होती है, और चूँकि ये परस्पर व्यापार होता है, इसलिए दो पक्षों के मध्य सहयोग की भावना विकसित होती है। अब है प्रत्यक्ष एवं परोक्ष विनिमय। प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में अंतर। बच्चों, प्रत्यक्ष विनिमय वस्तु विनिमय को कहते हैं। परोक्ष विनिमय मुद्रा के द्वारा लेन देन को हम परोक्ष विनिमय कहते हैं, अप्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं। तो बच्चों, प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली केवल अविकसित समाज की में होती है, जबकि परोक्ष विनिमय प्रणाली विकसित एवं सभ्य समाज में होती है। दूसरा है प्रत्यक्ष वस्तु विनिमय दो व्यक्तियों के मध्य होता है, जबकि परोक्ष विनिमय दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य हो सकता है। प्रत्येक वस्तु विनिमय का कार्यक्षेत्र सीमित होता है, जबकि अप्रत्यक्ष का मैंने बताया कि मुद्रा के द्वारा हम कहीं से भी कोई वस्तु खरीद सकते हैं, इसलिए इसका कार्यक्षेत्र सीमित नहीं होता है, बहुत विस्तृत होता है। प्रत्यक्ष वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है कि मानव आवश्यकताएं सरल और सीमित हों, और जो वस्तु विनिमय प्रणाली है यानी कि प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली है, इसके लिए आवश्यक है कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो थोड़ी हों, सीमित हों, तभी ये संभव है। जबकि परोक्ष विनिमय के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि हमारी आवश्यकताएं सीमित होनी चाहिए, तभी ये विनिमय हो पाएगा। प्रत्यक्ष विनिमय में आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, जबकि परोक्ष विनिमय में द्रव्य विनिमय का माध्यम बनता है। बच्चों, प्रत्यक्ष विनिमय में वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है, और परोक्ष विनिमय में हम मुद्रा के द्वारा वस्तु का मूल्य अदा करते हैं। प्रत्यक्ष विनिमय में स्वयं में विनिमय की एक पूर्ण क्रिया है, जबकि परोक्ष विनिमय में क्रिया दो उपलब्धियों क्रय विक्रय में विभक्त हो जाती है। प्रत्यक्ष विनिमय में वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है, जबकि परोक्ष विनिमय में वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय मुद्रा के माध्यम से होता है। बच्चों, प्रत्यक्ष विनिमय में वस्तु से हम वस्तु का विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, लेकिन परोक्ष विनिमय में
हम अपनी वस्तुओं, सेवाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुद्रा को माध्यम बनाते हैं। फिर है वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष। बच्चों, जहाँ इस प्रणाली में कुछ लाभ थे, कुछ गुण थे, उसने मनुष्य के लेन देन को आसान बनाया था, संभव बनाया था, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन बना था वस्तु विनिमय। वहीं वस्तु विनिमय प्रणाली के जैसे जैसे मनुष्य ने विकास किया, उस प्रणाली में भी दोष उत्पन्न होने लगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। इसकी आप लोगों ने विशेषताओं में पढ़ा कि हमारी आवश्यकताएं जब तक सीमित हैं तभी वस्तु विनिमय प्रणाली जो है संभव है। आवश्यकताएं विस्तृत होने पर यह प्रणाली संभव नहीं। तो जैसे जैसे मनुष्य ने विकास किया, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गईं, वैसे वैसे वस्तु विनिमय प्रणाली में दोष और कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी। तो भविष्य में किए जाने वाले ठेके या भुगतान में कठिनाई कि जो हम अगर भविष्य में कि आज हमारे पास वस्तु नहीं है, हम भविष्य में उसका भुगतान करेंगे, है ना। तो ऐसा जैसे उधार वाली जो चीज़ें हैं वो इसमें संभव नहीं हो पा रही थी। मूल्य संचय कि हमारे पास अगर कोई वस्तु ज़्यादा उत्पन्न हो गई है, हम उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हम उसको, चूँकि वो अनाज के रूप में होती थी वस्तुएं, तो वो ख़राब हो जाती हैं। उनके एक निश्चित समय है, उसके बाद उनका प्रयोग संभव नहीं है, वो ख़राब हो जाती है। तो उसका जो लेन देन है उसके माध्यम से उसको हमको एक निश्चित समय के भीतर ही कर लेना पड़ता था। तो मूल्य का जबकि मुद्रा है, हम उसको कितने भी समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो मूल्य का संचय संभव नहीं हो पा रहा था। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग भी कि हमें किसी की वस्तु की आवश्यकता है, लेकिन किसी अन्य को हमारी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर मनुष्य को कठिनाई उत्पन्न हो रही थी। फिर है मूल्य की एक सामान्य इकाई का अभाव और समाज में बहुत सारे मूल्य पैदा हो जा रहे थे। कहीं पर 1 किलो दाल के बदले 2 किलो चावल मिल रहा था, कहीं 1 किलो दाल के बदले 1 किलो चावल। तो जो समाज में जो एक सर्वमान्य मूल्य होता है वो मूल्य नहीं उत्पन्न हो पा रहा था। तो ये थी वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष। बच्चों, इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए मुद्रा का विकास हुआ। मुद्रा के विकास ने मुद्रा के आविष्कार ने वस्तु विनिमय की सभी कठिनाइयों को समाप्त कर दिया। मुद्रा मूल्य का मापक कि किसी भी छोटी से छोटी वस्तुओं का किसी भी छोटी से छोटी वस्तु के मूल्य का वो मापक है। मूल्य का माप कर सकता है, मूल्य को निश्चित कर सकता है और क्रय शक्ति का संचय संभव हो पाया कि अगर आज हमारे पास ज़्यादा मैंने पैसा कमा लिया है तो उसको हम भविष्य की आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, ऐसा संभव हो पाया। और भविष्य के भुगतान के लिए कि आज हमने कोई आज हमारे पास पैसा नहीं है, हमने वो वस्तु ली, हम भविष्य में उसका भुगतान कर सकते हैं। तो ये भी संभव हो सका ब्याज के साथ। फिर है मुद्रा के प्रादुर्भाव से मूल्य हस्तांतरण की समस्या का समाधान हो गया कि मूल्य के द्वारा हम अपनी सारी संपत्तियों को बेच सकते हैं। बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली में अगर हमारी कोई जो है इस तरह की भवन और इस तरह की स्थिर कोई परिसंपत्ति है, उसको अगर हमें बेचना होता था तो दिक्कत होती थी। और अगर हम कहीं अन्य जाने चाहें, अन्य जगह पर जा कर के अपने मकान, दुकान, इन सब चीज़ों को बेचकर अन्य जगह जा कर के रहना चाहते थे तो ये संभव नहीं हो पाता था, किंतु मुद्रा के द्वारा ऐसा संभव हो सका है। मौद्रिक प्रणाली में आवश्यकताओं के धैर्य संयोग की आवश्यकता नहीं, किसी को हमारी वस्तुओं की आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसे खरीद सकते हैं और मुद्रा ऐसी सर्वमान्य वस्तु है जिसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को है। वस्तु के विभाजन के अभाव की कठिनाई दूर हो गई बच्चों कि कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत बड़ी हमें छोटी सी वस्तु की आवश्यकता है और हमारे पास जो अधिक वस्तु है वो ज़्यादा है, बड़ी मात्रा में है, जैसे कोई पशु है, तो उसको हम जो है उसका विभाजन नहीं कर सकते। उस छोटी सी वस्तु के लिए हमें बड़ी वस्तु को त्याग करना पड़ता था।
तो ये सारी कठिनाइयाँ थी वस्तु विनिमय प्रणाली में। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए मनुष्य ने मुद्रा का आविष्कार किया और आज जो मुद्रा का आप रूप देख रही हैं वो धीरे धीरे विकास के क्रम में कैसे आज का जो हम रुपया देख रहे हैं, सिक्का देख रहे हैं, वो कैसे इस स्थिति तक आया, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है बच्चों, ओके।